हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी पूरा जम के कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है, आज की क्लास में आपको पता चल गया होगा कि आज का क्लास क्रैश कोर्स का होने वाला है, यानी फिजिक्स का हम लोग क्रैश कोर्स करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 4 जो गतिमान आवेश और चुंबकत्व है, इसका वन शॉट क्रैश कोर्स करेंगे। जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं बाबू, इसके जितने भी मुख्य टॉपिक है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वही टॉपिक को हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। जैसे प्यारे बच्चों, बायो सेवर्ट का नियम क्या है, एम्पियर का परिपथ नियम क्या है, लॉरेंज बल क्या होता है, विद्युतीय चुंबकीय बल क्या होता है, यही सब हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ना, यही सब हम लोग कवर करेंगे और इसी में से बाबू एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं, फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए ताकि क्लास को शुरू कर दिया जा सके। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं, फटाफट से क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। फटाफट आप लोग इतना काम कर दीजिए। उसके बाद से अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, लॉरेंज बल है ना बाबू, एम्पियर का परिपथ नियम, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जामों में पूछा जाता है और इसी चैप्टर में है। और हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे बहुत आसान तरीके से, उसको प्रूफ भी करेंगे, सब चीज करेंगे। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये क्लास आपको पूरा 100% गारंटी है कि समझ में आएगा। और प्यारे बच्चों, जितने भी सारे बच्चे हैं अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं ना, जितने भी सारे बच्चे हैं अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं 349 वाला, तो आप ले लीजिए। जिसमें आपको क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट यानी सभी विषयों का, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इसका क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, तो याद रखना कि नोट्स के साथ, नोट्स के साथ कोई नहीं देता है, नोट्स के साथ ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, उसमें पीवाईक्यू भी रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो फटाफट से जाइए, जाके आप क्या कीजिए, आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। जाके आप आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप परचेस कर सकते हैं बाबू 100%। ठीक है, और नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर क्या है, मेरा 6299248935। ठीक है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो बाबू आप सभी रेडी हैं क्रैश कोर्स के लिए? आप लोग एक बार बता दीजिए, आप सभी रेडी हैं इस क्रैश कोर्स के लिए? ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपके लिए अंतिम मौका होने वाला है। चलिए, पहला जो टॉपिक है हमारा, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, जो कि बार बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है। 2020 में ये पूछा गया था और प्यारे बच्चों आगे भी आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ना, इस चैप्टर में ना नियम थोड़ा सा ज्यादा है और उसी को हमको समझना है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये क्या है, हमारा बायां हाथ है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तीन उंगलियों को कुछ इस प्रकार फैलाना है कि एक दूसरे पे क्या हो, लंब हो, यानी एक दूसरे पे 90 डिग्री का ये कोण बनाए। ठीक है, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आपको ये बताना है, आपको ये बताया जाता है कि अपने बाएं हाथ के तीन उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि एक दूसरे पे क्या हो, लंब हो, एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाए, जिसमें अंगूठा बल की दिशा को ज्ञात करता हो और जो प्यार बच्चों ये जो तर्जनी उंगली हो ना, ये प्यार बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करता हो, और जो मिडिल फिंगर हो है ना, मध्यमा उंगली हो, वो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करता हो। इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यार बच्चों इसी नियम को हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर कर लेना है। आपको लिखना क्या है, सिंपल सा लिखना है कि अपने बाएं हाथ की तीन उंगलियों को कुछ इस प्रकार फैलाए कि एक दूसरे पे लंब हो। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक दूसरे पे लंब है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि तीन उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि एक दूसरे पे लंब हो। और प्यारे बच्चों देखिए, इस पे ये लंब है ना, ये लंब है ना, आपको दिख रहा होगा बाबू, यहाँ पे देख लीजिए, ये इस पे लंब है ना। तो प्यारे बच्चों यही बोला जा रहा है कि अपने अंगूठा, याद रखना है प्यारे बच्चों, कि अपने बाएं हाथ की तीन उंगलियों को कुछ इस प्रकार फैलाए कि एक दूसरे पे लंब हो। ठीक है, वो एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, जिसमें अंगूठा बल की दिशा को ज्ञात करता हो, जो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखने की तर्जनी उंगली हो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करता हो, और जो मध्यमा उंगली हो वो क्या करे प्यारे बच्चों, तो विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करता हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। बस इतना ही आपको लिख देना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो लिखिएगा कि इस नियम के अनुसार
अपने बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि ये तीनों क्या हो, एक दूसरे पे परस्पर लंबवत हो। हमने यही बताया कि अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को कुछ इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे पे क्या हो प्यारे बच्चों, लंब हो, एक दूसरे पे लंब हो और ये 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, हो गया प्यारे बच्चों, फैलाए कि एक दूसरे पे लंब हो, जिनमें अंगूठा किसकी दिशा, तो प्यारे बच्चों फोर्स यानी बल की दिशा को ज्ञात करता हो, और प्यारे बच्चों जो तर्जनी उंगली हो ना, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी वेक्टर बी की दिशा को ये ज्ञात करता हो। ठीक है, यहाँ पे ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करता हो, और जो मिडिल फिंगर है ना, जो प्यारे बच्चों मध्यम उंगली है, ये हमारी विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करता हो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो ये आएगा तो 2 नंबर में आएगा। आपको सिंपल सा ऐसा एक फिगर बना देना है और आपको अपने उंगली के बारे में लिखना है कि याद रखना है कि बाएं हाथ में अंगूठा बल की दिशा, जो उसके बाद वाला उंगली है तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो सबसे मिडिल फिंगर है हमारा मध्यम उंगली है, वो क्या करे, धारा की दिशा को ज्ञात करता हो। यही है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्लियर स्पष्ट। चलिए आगे बढ़िए, अगला है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, जो कि 2010 में और बाबू 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान में रखना है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, जिसमें बायो सेवर्ट का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, और एम्पियर का परिपथ नियम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एम्पियर का परिपथ नियम का सत्यापन जो 5 नंबर का आता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो भी आपको करना है। तो चलिए अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, हमने बाएं हाथ का नियम पढ़ा कि अंगूठा बाबू बल की दिशा, जो हमारा तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र, और जो मध्यम उंगली है धारा की दिशा को व्यक्त करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या प्यारे बच्चों, कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है ना, ये दाएं हाथ का नियम है। ये क्या है, दाएं हाथ का नियम है। तो बाबू इसमें लिखना है कि अपने दाहिने हाथ के 3 उंगलियों को कुछ इस प्रकार फैलाए, जिसमें ये क्या है, अंगूठा है। अंगूठा मोशन की गति को दर्शाता हो, मोशन गति को दर्शाता हो, याद रखना है, मोशन को दर्शाता हो। और ये जो हमारा बाबू यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारा तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता हो, और जो मिडिल फिंगर हो हमारा क्या हो प्यारे बच्चों, तो ये हमारा धारा की दिशा को दर्शाता हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। आपको ऐसे लिखना है कि अपने दाहिने हाथ के 3 उंगली, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को कुछ इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर एक दूसरे पर लंब हो। अब इसमें अंगूठा क्या होगा, ये जो दाहिना हाथ होता है, दाहिना हाथ में जो अंगूठा होगा वो मोशन की दिशा को दर्शाएगा, गति की दिशा को दर्शाएगा, जबकि बाएं हाथ में बल की दिशा को दर्शा रहा था। तो याद रखना है कि जो पहला है अंगूठा हमारा, अंगूठा किसकी दिशा को दर्शा रहा है, तो आप बोलेंगे ये मोशन की दिशा को दर्शा रहा है। अपने दाहिने हाथ के 3 उंगलियों को कुछ इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा जो हो मोशन यानी गति की दिशा को दर्शाए, और जो हमारा तर्जनी उंगली हो ये प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, और जो हमारा प्यारे बच्चों याद रखना है कि जो हमारा मिडिल फिंगर हो क्या करे, तो हमारी करंट यानी विद्युत धारा की दिशा को दर्शाए। और इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना आपको लिख देना है, ये 2 नियम है, अगर कहीं दोनों पूछ दिया तो 4 नंबर तो आपका कंफर्म हो जाएगा, पक्का गारंटी है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग ऐसे लिखिएगा कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को है ना एक दूसरे पे लंबवत जब फैलाते हैं तो अंगूठा चाल की गति को दर्शाता है, ठीक है, मोशन को दर्शाता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और प्यारे बच्चों याद रखना कि मध्यमा हमें प्रवाहित विद्युत धारा की जो दिशा है प्यारे बच्चों उसको दर्शाता है। और इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ में क्या है, बस इतना याद रखने की अंगूठा फोर्स की दिशा यानी बल की दिशा, और दाहिने हाथ में अंगूठा मोशन, है ना। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, तो आपको ये पूरा का पूरा दोनों डेफिनेशन अभी के अभी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो टॉपिक आता है बाबू, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉरेंज बल क्या है, और लॉरेंज बल को ही विद्युत चुंबक बल भी कहा जाता है। क्लियर हो रहा है, एक बार बताइएगा लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल को ही विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। विद्युत चुंबक बल अगर आपसे पूछे तो बाबू लिखना है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पे कार्यकाली एगो बल कार्य करता है, जिसे हम लोग लॉरेंज बल या विद्युत चुंबक बल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि सभी बच्चों को क्लियर हो जाए कि अगर पूछा जाएगा कि लॉरेंज बल क्या है, और लॉरेंज बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबक बल भी कहते हैं। तो लिखिएगा, देखिए 2019 और 2022 का क्वेश्चन है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर एक कार्यकाली बल कार्य करता है। आवेशित कण पे क्या करेगा, एगो कार्यकाली बल कार्य करेगा, एगो फोर्स कार्य करेगा, है ना, जिसे हम लोग लॉरेंज बल या विद्युत चुंबक बल भी इसको कहते हैं। हमने क्या बताया, इसे विद्युत चुंबक बल भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबकीय क्षेत्र के चलने की दिशा की क्या होती है, लंबवत होती है, ये भी आपको लिख देना है।
तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि लॉरेंज बल क्या है, तो आपको याद रखना है कि जब कोई आवेशित कण, ये हमारा मान लीजिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा वेक्टर भी है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसमें कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण क्या करता है बाबू, इस चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए कि कोई आवेशित कण है ना, इसमें ये गति करता है, तो इस पे एगो फोर्स कार्य करने लगता है, एगो बल कार्य करने लगता है, जिस बल को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लॉरेंज बल या विद्युत चुंबक बल कहते हैं। अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पे को कार्यकाली फोर्स लगता है, को कार्यकाली बल कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल का अगर प्यारे बच्चों सूत्र की बात करें तो F = 2 क्या होता है, याद रखना है कि Q भी बी क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा होता है। ये आपको क्लियर कर लेना है कि लॉरेंज बल का क्या है, ये फॉर्मूला है जिसको आपको क्लियर रखना है, ठीक है। ये क्या है बच्चे, फॉर्मूला है जिसको आपको क्लियर कर लेना है कि अगर आपसे पूछेगा लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या है, तो F = Q भी साइन थीटा, या विद्युतीय चुंबकीय बल पूछे तो आप इसको लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि लॉरेंज बल क्या होता है कि जब कोई आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र के में क्या करता है, गति करता है, तो इस पे बल लगता है, और इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आगे पढ़िए प्यारे बच्चों की बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, और 2009 और 2021 में पूछा गया है, इसको सत्यापन भी करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग पूरा का पूरा सत्यापन करेंगे। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसकी सत्यापन करें। तो बाबू बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा कि हमने आपको क्या पढ़ा है, कि ओस्टर्ड साहब ने हमें क्या पढ़ाया था, ओस्टर्ड साहब ने हमें क्या पढ़ाया था, तो आप बोलेंगे कि ओस्टर्ड साहब ने पढ़ाया था कि अगर किसी चालक में, है ना, अगर किसी चालक में हम क्या कर देते हैं कि धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हमने पढ़ा, ओस्टर्ड साहब ने बताया। ओस्टर्ड साहब वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि अगर किसी चालक में आप धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, उन्होंने बताया। फिर प्यारे बच्चों किसी वैज्ञानिक ने पूछा कि ठीक है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, ओस्टर्ड साहब से पूछा गया कि ठीक है आपने ये बताया, अच्छा बात है, ये सही बात है कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित होता है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन हम आपसे पूछे कि इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कैसे होगी, कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए कुछ बताए ही नहीं। उनसे पूछा गया तो वो इस पे चुप बैठ गए, ये इसके बारे में डिस्कस कर नहीं पाए, ठीक है। तो फिर 2 वैज्ञानिक आए जिनका नाम था, एक का नाम था बायो और दूसरा का नाम था सेवर्ट, है ना। बायो और सेवर्ट नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आया और प्यारे बच्चों इसके लिए क्या किया, एगो डेफिनेशन दिया, एगो सूत्र दिया, और इसके जरिए, उस सूत्र के जरिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो बायो सेवर्ट का नियम इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि बायो सेवर्ट का नियम होता क्या है आखिर में, है ना। तो प्यारे बच्चों यहां पे लिखिएगा कि बायो और सेवर्ट नामक जो 2 वैज्ञानिक थे, बायो और सेवर्ट नामक जो 2 वैज्ञानिक थे, याद रखना है कि बायो और सेवर्ट नामक जो 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर एक प्रयोग किया जिसमें किसी धारामापी चालक के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक सूत्र दिया, एक तीव्रता के लिए क्या किया बाबू, एक सूत्र दिया। और ये बाबू यही तीव्रता पूछा गया ओस्टर्ड साहब से कि अगर आप बता रहे हैं कि हाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो किसी बिंदु पे अगर आपसे तीव्रता पूछा जाएगा तो किसके द्वारा ज्ञात किया जाएगा, कैसे तीव्रता ज्ञात होगा, तो ये ओस्टर्ड साहब ने नहीं बताए, ठीक है। तो फिर बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि जब किसी चालक तार में, धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे उसकी तीव्रता के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। क्या दिया, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको ये फिगर याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये फिगर याद रखना पड़ेगा, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अभी आपको समझ में आ गया कि बायो और सेवर्ट नामक 2 वैज्ञानिक थे, मिलकर इन्होंने प्रयोग किया जिसमें किसी धारामापी चालक के तार के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या किया, इन्होंने प्यारे बच्चों एक सूत्र दिया। सबसे पहले प्यारे बच्चों याद रखना है कि हमारा क्या है, ये हमारा चालक तार है, ठीक है, ये हमारा क्या है, अनंत लंबाई का एक चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है। अनंत का मतलब बहुत बड़ा, अनंत लंबाई का एक चालक तार ले लिए, ठीक है। तो अनंत लंबाई का एक चालक तार लिए, तो प्यारे बच्चों यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब अनंत लंबाई का एक चालक तार लिए तो इसमें क्या हुआ, विद्युत, मतलब जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मान लीजिए कि प्यारे बच्चों ये बिंदु ए है ना, बिंदु ए है, ठीक है। बिंदु ए से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है प्यारे बच्चों, पी है ना, कोई बिंदु यहाँ पे क्या है, पी है।
आर दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, पी है। ठीक है, पहले फिगर को सही करने दीजिए ताकि फिगर से ही सब स्पष्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा कि अगर किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित किया जाता है, ये हमारा अनंत लंबाई का एगो कोई चालक तार है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें धारा को प्रवाहित करेंगे। तो अगर हम इसमें विद्युत धारा देते हैं तो प्यारे बच्चों, अगर किसी चालक तार में हम विद्युत धारा देते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये उस्टड साहब ने बताया था, सही बात है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये अनंत लंबाई का चालक तार है, लंबाई बहुत ज्यादा लंबाई का चालक तार है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु ए है, यहाँ पे कोई बिंदु ए है और इससे आर दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु पी है और इस पे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है आपको ज्ञात करना है। यानी हम क्या करेंगे, पूरे तार को तो नहीं लेंगे बाबू, अनंत लंबाई का तार है, तो हम यहाँ पे अल्पांश दूरी ले रहे हैं कि इतना दूरी में, इतना दूरी अल्पांश ही दूरी ले रहे हैं, छोटा सा एक दूरी ले रहे हैं जिसका नाम हम क्या रख दे रहे हैं, डीएल रख दे रहे हैं। अभी सब समझ में आएगा, एक अल्पांश दूरी ले रहे हैं यानी छोटा सा एक हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि अनंत लंबाई का चालक तार है। तो बाबू अनंत लंबाई के चालक तार है तो पूरा का तो हम नहीं निकालेंगे, छोटा सा एक अल्पांश दूरी ले रहे हैं कि उतना दूरी में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, छोटा सा एक दूरी लेंगे। इसमें हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, डीबी लिख दिया है ना। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है हमने लिख दिया कि छोटा सा, जब डीएल यहां पे दूरी लिख रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा, यानी डीबी हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझाए। ठीक है, फिर से समझिए कि फिगर में क्या कहता है कि अगर किसी चालक तार में हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो बाबू चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हमने अनंत लंबाई का चालक तार लिया, बहुत बड़ा लंबाई का चालक तार लिया, तो उसमें से क्या करेंगे, छोटा सा भाग लेंगे, छोटा सा एगो लंबाई लेंगे जिसका नाम रख देंगे डीएल, है ना। छोटा सा एगो भाग लेंगे, छोटा सा भाग में कितना तीव्रता होता है, तो बाबू जब छोटा सा भाग लेंगे तो आर दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो भी छोटा होगी, यानी हम इसे डीएल लिख दिए, डीबी लिख दिए, इस पे चुंबकीय क्षेत्र डीबी हमारा उत्पन्न हो रहा है। तो इन्होंने अब क्या कहा, अब यहां पे आप लोग सुनिएगा प्यारे बच्चों, अब यहां पे आप लोग सुनिएगा कि इन्होंने क्या किया। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या होता है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, अल्पांश लंबाई के कारण, ये क्या है, अल्पांश लंबाई है ना, छोटा सा लंबाई है, अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, तो हम क्या लिखेंगे, अल्पांश लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, डीबी है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है डीबी है, यह समानुपाती होता है क्या बाबू, याद रखना है कि उसकी तीव्रता के, मतलब याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी इसमें जो प्रवाहित धारा हो रहा है, इसमें जो आई धारा प्रवाहित हो रहा है, इसके क्या होता है, ये समानुपाती होता है। हमने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, अब ये आपको नहीं समझ में आया होगा, डबल समझाएंगे समझ में आएगा। ठीक है, अब दूसरा बोला जा रहा है, अब आपको लग रहा होगा इतना लिखना होगा, नहीं, सब में क्या होगा, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सब में जो 4 पॉइंट है ना, चारों में यही लिखा होगा, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या है, ये अल्पांश लंबाई हम लिए, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है यही है, अल्पांश लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो यहां पे हम यही लिख रहे हैं कि अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी अल्पांश लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो रही है, ये क्या हो रही है, समानुपाती हो रही है इसके लंबाई के समानुपाती, है ना। जो तीव्रता है अल्पांश लंबाई के समानुपाती हो रही है। तो प्यारे बच्चों, अल्पांश लंबाई क्या है, तो अल्पांश लंबाई हमने क्या लिया है, डीएल लिया है। हमने क्या लिया है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा डीएल हो गया, यानी ये डीएल के समानुपाती हो गया। अब देखिए फिर वही लिखना है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये जो अल्पांश लंबाई है इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, डीबी है। तो फिर हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डीबी, डीबी, है ना। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ये क्या होती है प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है कि अल्पांश लंबाई तथा बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अब बोला जा रहा है कि उत्पन्न बंद चुंबकीय छोटे से अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है इसके दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसका जो दूरी है इसके वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि जो हमारा अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है बाबू, बिंदु P के बीच की दूरी के वर्गों की व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/r² की ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसे हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 2, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब चौथा क्या कहता है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सब में समान दिखेगा। तो अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है डीबी, ये क्या होती है प्यारे बच्चों, कि अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होती है। यानी अल्पांश लंबाई के बीच के कोण जो है, अल्पांश लंबाई के बीच के कोण और इसके ज्या के समानुपाती, यानी यहां पे क्या होगा, साइन थीटा कोण बनाएगा। तो इसके
कोण के क्या होता है बाबू, बराबर होता है, यहाँ पे हम थीटा कोण ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, इसके अल्पांश लंबाई के, प्यारे बच्चों याद रखना है कि बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होगा, यानी डीबी क्या होगा, समानुपाती साइन थीटा के, है ना। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले फिर से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। सिंपल सा समझिएगा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम चालक तार का एक छोटा सा अल्पांश दूरी लेंगे, कितने दूरी में कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, है ना। तो हम छोटा सा जब दूरी ले रहे हैं तो इस पे प्यारे बच्चों छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है ना। तो इसी में आपसे यही बोला जा रहा है बाबू कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अल्पांश लंबाई ये छोटा सा जो लंबाई है इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है यानी डीबी है, ये समानुपाती होता है किसके, तो प्यारे बच्चों विद्युत धारा के। फिर लिखिएगा अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है प्यारे बच्चों इसके अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होती है। फिर लिखिएगा कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, प्यारे बच्चों याद रखना है कि अल्पांश लंबाई और P जो है R दूरी, इसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके वर्गों की व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वो भी आप लिख दीजिएगा। और चौथा में लिखिएगा कि इसके बीच के बने कोण P और A के बीच के बने कोण के प्यारे बच्चों क्या होता है, ज्या के समानुपाती होता है। तो ये आप लिख दीजिएगा इतना। इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। इसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे कि सभी समीकरण को ऐड करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, यहां पे याद रखना है कि लिखिएगा आप लोग समीकरण 1, 2 और 3 और 4 है ना, इसको मिलाने पर, समीकरण 1, 2, 3, 4 को मिलाने पर, है ना, को मिलाने पर, वो लिखिएगा मिलाने पर, ठीक है। जब आप इसको मिलाइएगा तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि किसी, यहां पे याद रखना है सबसे पहले क्या लिखा, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, तो सब में डीबी डीबी समान है। देखिए सब में, चारों समीकरण में डीबी डीबी समान है, तो हम क्या लिखेंगे कि सब में क्या होगा, डीबी हमारा समान होगा, है ना। ये प्यारे बच्चों क्या होगा, ये समानुपाती होगा किसके किसके, तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है, पहला होगा आई के, डीएल के और 1/r² और साइन थीटा के, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये समानुपाती होगा आई के, है ना। उसके बाद से क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये हमारा डीएल के समानुपाती होता है। फिर यहाँ पे साइन है तो साइन और थीटा के, और बता में क्या होगा प्यारे बच्चों r² के। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये साफ बोला जा रहा है कि जब चारों को मिलाएंगे तो डीबी सब में समान है तो डीबी हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा यहाँ पे डीबी हो जाएगा तो प्यारे बच्चों जब सब मिलाएंगे तो पहले क्या है आई, तो आई दे देंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या है डीएल है तो हमारा डीएल दे देंगे। उसके बाद से क्या है 1/r² है, इसको बाद में लिखेंगे प्यारे बच्चों। हम पहले क्या लिखेंगे साइन थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और बटे में क्या 1/r लिखिए, चाहे प्यारे बच्चों r² लिखिए, तो गुणा कीजिएगा तो ये ऐसे ही रह जाएगा, r नीचे आ जाएगा। तो डायरेक्ट हमने क्या किया कि यहां पे हमने डायरेक्ट r² लिख दिया। यही काम हमने क्या किया है, यहां पे किया हुआ है। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया। फिर से समझिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, हम आपको जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो प्यारे बच्चों जैसे आपको पता है कि किसी अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ये तो सब में समान है। अब ये समानुपाती होता है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के, उसके अल्पांश लंबाई के, और प्यारे बच्चों उसके कोण जो ज्या कोण बनता है उसके, और प्यारे बच्चों उसमें क्या होता है जो r दूरी होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये होता है r² के, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि ये जो dB है तो dB हमने लिखा, समानुपाती हटता है इक्वल टू लगता है, इसके लिए क्वेश्चन क्या लगेगा μ0/4 है ना, μ0/4 यहाँ पे क्या लगेगा, इसमें एगो कांस्टेंट लगेगा, इनटू क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा डीएल साइन, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आई लगेगा ना, यहाँ पे सही से लिखिएगा, घबराइएगा मत। यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या है आई है तो आई, ठीक है, और यहाँ पे क्या है डीएल है तो डीएल, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा है तो साइन थीटा, और बट्टे में क्या है प्यारे बच्चों r² है तो r², और यही है हमारा क्या प्यारे बच्चों बायो सेवर्ट का नियम, जिसकी तीव्रता हम लोग इसी फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको क्लियर कर लेना है कि ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, और इसी को कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम का सत्यापन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार बताइए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पे आपने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए 2015 में पूछा गया है और 2019 में पूछा गया है,
और कब कब पूछा गया हम आपको बता देते हैं कि ये 2015 में पूछा गया, 2019 में और 2019 में पूछा गया कंपार्टमेंट के एग्जाम में। ठीक है, कि संट क्या है, संट के दो उपयोग लिखे। तो संट होता कैसे है, संट होता कैसे है, संट किसे कहते हैं? तो जब प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदला जाता है ना, तो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में रूपांतरित किस प्रकार से किया जाता है? तो जब प्यारे बच्चों क्या किया जाता है कि समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, तो प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर क्या होता है, आमीटर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर कर लेना है ना, तो ये आप लोग क्लियर कर लेना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक, तो ये आप लोग याद रखना है, उसी को क्या कहते हैं, संट कहते हैं। तो क्लियर रखना है कि संट जो है, संट के दो उपयोग लिखना है ना। ठीक है, संट के दो उपयोग लिखना है। तो संट से क्या होता है, संट के दो उपयोग आप लिख सकते हैं कि संट के प्रयोग से धारा मापी की माप सीमा क्षेत्र बढ़ाई जा सकती है, संट के प्रयोग से धारा मापी की सुग्राहिता घटाई जा सकती है, और प्यारे बच्चों याद रखना है कि संट के प्रयोग से जो हमारा बाबू परिपथ है उसको बचाया जा सकता है। यानी आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि इसके प्रयोग से सुग्राहिता विद्युत धारा मापी गैल्वेनोमीटर को क्या नुकसान से बताया जा सकता है। आप इसमें ये भी ऐड कर दीजिए कि संट के प्रयोग से परिपथ की माप सीमा क्षेत्र बढ़ाई जा सकती है ना, इसकी सुग्राहिता को घटाई जा सकती है। आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों इससे नुकसान से भी ये बचाता है ना। संट के प्रयोग से धारा मापी को विभक्त किया जाता है, और तथा संट के यहाँ देखिए संट के मान को बदल के धारा मापी के परास को भी बढ़ाया जा सकता है ना। बाकी जो याद है वो छोड़ दिए हैं, बाकी कठिन कठिन दो लिखे हैं। बाकी दो जो है आपको ये लिखना है कि इसकी माप सीमा क्षेत्र बढ़ती है संट के प्रयोग से, और धारा मापी की सुग्राहिता घट जाती है। क्लियर हो गया, एक बार बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन आता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मान लेना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं कि ये हमारा क्या है, कोई चुंबक है। अब चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, आपको पता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, आपको पता है ना। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, आपको पता है ना बाबू कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, है ना। यहाँ पे हम बना देते हैं चुंबक के दो ध्रुव, है ना। चलिए, चुंबक के क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। पहला होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अगर आपसे बोला जाएगा कि चुंबक है, तो चुंबक का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो बाबू नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। ये आपको पता है ना कि चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ये आपको पता है ना, इतना आपको पता होगा ही कि जो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इतना आप लोगों ने कर रखा होगा। ये क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है, हमारा चुंबक है। जब चुंबक है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब इसके अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आप लोहा लाएंगे तो क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, है ना। तो हमसे ये पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो प्यारे बच्चों लिखिएगा कि जब चुंबक के अंदर, यहाँ पे याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो जब चुंबक के आसपास कोई यानी चुंबक के आसपास कोई अन्य चुंबक लाने पे या तो उसे आकर्षित करे या तो उसे प्रतिकर्षित करे, और उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी चुंबक के आसपास, है ना, चुंबक के आसपास कोई अन्य चुंबक लाने पे, जैसे आपको पता है कि समान ध्रुव होता है तो वो प्रतिकर्षित करता है। अगर एन के पास एन ध्रुव आएगा तो ये प्रतिकर्षित करेगा, है ना, प्रतिकर्षित करेगा। ये तो आपको पता है कि ये प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन प्यारे बच्चों जब एस के साथ एन के साथ क्या करेगा, यहाँ पे एस आएगा तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा, है ना, आकर्षित करेगा, है ना। ये तो आपको पता है। तो ये आप जानते हैं ना कि जब सजातीय आवेश होता है बाबू, जब सजातीय ध्रुव भी होता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, विजातीय ध्रुव होता है एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो आप लिख दीजिएगा कि चुंबक के आसपास कोई अन्य चुंबक लाने पे या तो उसे आकर्षित करे या तो उसे प्रतिकर्षित करे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि यदि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई एक बल आघूर्ण स्थापित होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, चाहे आप हमारा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि जब चुंबक के आसपास
कोई अन्य चुंबक लाया जाता है तो वो उसे आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है, उसी क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप बच्चों अभी हमारा जो टॉपिक है अगला, ये है एम्पियर का परिपथ नियम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार ये पूछा गया प्रश्न है बाबू। ये खास करके 5 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर में पूछेगा तो बोलेगा कि इसकी स्थापना करें, है ना प्यारे बच्चों, प्रूफ किया जाता है इसके फॉर्मूले को, तो हम लोग प्रूफ करके भी दिखाएंगे। और प्यारे बच्चों 5 नंबर में ये खास करके आता है, तो 5 नंबर हम लोग मुट्ठी में करने जा रहे हैं और सभी बच्चे को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एम्पियर का परिपथ नियम क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एम्पियर का परिपथ नियम क्या है। एम्पियर का परिपथ नियम क्या है, ठीक है, तो एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहता है, सिंपल सा आपको समझना है कि एम्पियर का परिपथ नियम का सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं बाबू। एम्पियर का परिपथ नियम का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों पृष्ठीय समाकलन, याद रखिएगा BDL, याद रखिएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं। इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, I म्यू नॉट, या म्यू नॉट I आप लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। ये हमारा क्या हो गया, तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। उससे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, एक फिगर बनाना चाहते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। तो सिंपल सा सबसे पहले फिगर देखिएगा कि ये हमारा क्या है, कोई चालक तार है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोई चालक तार है ना, ये क्या है हमारा, कोई चालक तार है। ठीक है, जब कोई चालक तार में, आपको पता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, यानी हम इसमें क्या करेंगे, करंट देंगे, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हम क्या किए कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या कर दिए, उत्पन्न कर दिए। तो किसी चालक तार में जब विद्युत धारा का प्रवाहित किए तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे, है ना, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे, ठीक है, याद रखना है। इसको मिटा के फिर से, क्योंकि गोल हमसे नहीं बनता है। चलिए यहाँ पे जब भी हम किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होता है बच्चे, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। डायरेक्ट हम इसी से गोला बना देते हैं। ठीक है, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र है ना बाबू। इस पे क्या होगा कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये बिंदु है, इससे यहाँ पे R दूरी पर एक बिंदु है ना, R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, DL है ना, कोई DL बिंदु है। इस पे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है प्यारे बच्चों, उसका जो पृष्ठीय समाकलन होगा वो क्या होगा, प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होगा। अब चलिए आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और इसका डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा सिंपल सा आपको लिखना कैसे है हम आपको बताते हैं कि इसका आप फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला से डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु, बिंदु क्या है DL, बिंदु क्या है DL, उस पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है B है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे उसकी तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना के होता है। अब देखिए इससे फॉर्मूला से कैसे कीजिएगा कि प्यारे बच्चों, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे, ये क्या है, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र है, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे बाबू इसका पृष्ठीय समाकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, है ना, इसका पृष्ठीय समाकलन जो होता है उसके म्यू नॉट गुना, यानी उसमें विद्युत धारा के प्रवाह के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। फिर से समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो साफ साफ स्पष्ट समझिए कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे, ये बिंदु क्या है DL, इस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन और प्रवाहित धारा की क्या होता है, म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। और इसमें जो प्रवाहित धारा हो रहा है और इसके म्यू नॉट गुना के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु, बिंदु क्या है DL, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन। तो प्यारे बच्चों, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे बाबू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना के, उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना के। और इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथ नियम कहते हैं। तो आप लोग याद कर लिए कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है, क्लियर रखिएगा कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पे उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, यानी उसी बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे, बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे इसका तीव्रता का यहाँ पे क्या पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है इसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना के। और इसी को क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथ नियम कहते हैं। तो यही तो है, पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। फिर से एक बार लास्ट बार बता रहे हैं आपको याद कराने के लिए, इतना हम मेहनत कर रहे हैं
कि अगर किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन इसमें प्रवाहित धारा के बहु क्या होता है, म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। इसी को हम लोग एम्पियर का परिपथ नियम कहते हैं। चलिए अब प्यारे बच्चों इसका सत्यापन करेंगे। तो सत्यापन कैसे होगा, यहाँ पे याद रखना है, सिंपल सा लिखिएगा कि बायो-सेवर्ट के नियम से, सिंपल सा लिखिएगा बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से लिखिएगा प्यारे बच्चों कि बायो-सेवर्ट के नियम से आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे चालक तार से आर दूरी पर, यहां आप देखिए क्या है, चालक तार है, चालक तार से आर दूरी पर चुंबक मतलब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखिएगा यहां पे कि चालक तार से आर दूरी पर, यहां पे लिखिएगा सिंपल सा आप लोग कि चालक, है ना, चालक तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, बाबू लिख दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी क्या होगी प्यारे बच्चों, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी क्या होगी, B इक्वल टू क्या होता है, यहां पे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि B इक्वल टू क्या होता है। बाबू याद रखना है कि B इक्वल टू क्या होता है, B इक्वल टू होता है म्यू नॉट बटा में 4 पाई, याद रखना है म्यू नॉट बटे में 4 पाई इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों, 2i बटे में r होता है, 2i बटे में r होता है। तो ये आपको इतना क्लियर रखना है, इतना आपको क्लियर रखना है। हम सूत्र इसका स्थापन कर रहे हैं, स्थापना इसका कर रहे हैं सूत्र का, तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बायो-सेवर्ट के नियम से क्या होता है कि चालक तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है B इक्वल टू क्या होती है, म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू 2i बटे में r। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 को dl के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, आप लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 को dl के सापेक्ष अवकलन करने पे, dl के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने पे लिख दीजिएगा कि इसका जब डीएल के सापेक्ष हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, यहां पे सुनिएगा, अब हमारा क्या होगा, यहां पे आप लोग सुनिएगा कि जब डीएल के सापेक्ष इसका अवकलन होगा तो ये क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा क्या है, बी है, तो बी का क्या करेंगे, पृष्ठीय समाकलन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा डीएल, ठीक है। हमारा हो गया बी, इसका पृष्ठीय समाकलन किए तो बी, डीएल के सापेक्ष किए तो बी डीएल, और यहाँ पे बराबर क्या होगा, इसका भी पृष्ठीय समाकलन क्या होगा, तो याद रखना है कि म्यू नॉट, यहाँ पे याद रखना है म्यू नॉट बटा में क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा 2i बटे में r हो जाएगा। और इसका भी किसके सापेक्ष करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, डीएल का सापेक्ष हम लोग इसका अवकलन करेंगे। अब प्यारे बच्चों जितना आप लोग पढ़े होंगे मैथ बच्चे जानते हैं कि ये तो सेम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी डीएल होगा, है ना, बी डीएल हो गया, इक्वल टू है तो इक्वल टू। अब इसमें जितना भी कांस्टेंट होगा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट बटे में क्या है 4 पाई है, ठीक है, इंटू क्या है ना, इंटू क्या है 2i बटे में r है, तो 2i बटे में r, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या बचा, जब कांस्टेंट बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचा dl, है ना, यहाँ पे सिर्फ बचा dl, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका ज्यों का त्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा पृष्ठीय समाकलन, यहाँ पे b dl हो गया और इक्वल टू। और प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये हम लोग पृष्ठीय समाकलन कर रहे हैं डीएल, और डीएल क्या है, किसी बिंदु है, ये क्या है, कोई बिंदु है, ये बिंदु है, इस पे हमने क्या करना है, पृष्ठीय समाकलन। समाकलन का मतलब क्या, पूरा का योग। तो प्यारे बच्चों इस पे तीव्रता निकालेंगे, इस पे तीव्रता, यानी पूरे पे तीव्रता निकालेंगे तो ये क्या होगा, तो प्यारे बच्चों गोले का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारा हो जाएगा, जब इसको हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे में 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा 2i बटे में क्या होगा r, और यहाँ पे याद रखना है 2i बटे में जब r होगा, यहाँ पे 2i बटे में क्या होगा r होगा, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई r, यानी इसका परिधि निकल जाएगा, ठीक है। जब हम लोग क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पूरे वृत्त का हो जाएगा, और वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है, ठीक है। तो जब हम इसका ऐसे कर देंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारा इंटीग्रेशन यानी पृष्ठीय समाकलन बी डीएल तो रहेगा ही, इक्वल टू रहेगा। अब देखिए क्या होगा, यहां से पाई है तो पाई से ये पाई खत्म हो गया, आर है तो आर से आर खत्म हो गया, और प्यारे बच्चों ये देखिए 2 दूनी 4 और 2 से ये 2 खत्म हो गया, फिर 2 से ये 2 खत्म हो गया, यानी बचा क्या, तो हमारा प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा कि जो बचा होगा हमारा क्या बचा, तो यहाँ पे क्या बचा, हमारा बचा पृष्ठीय समाकलन बी डीएल बचा,
और प्यारे बच्चों ये इक्वल टू बचा, और यहाँ पे क्या बचा, म्यू नॉट, और यहाँ से क्या बचा, आई बचा ओनली, ये आई और म्यू नॉट, यानी हमारा क्या हो गया, म्यू नॉट आई के बराबर हो गया। और यही हमको प्रूफ करना था, तो हमने इसको क्या किया, प्रूफ भी कर दिया। हमको क्या प्रूफ करना था सर, देखिए कि पृष्ठीय समाकलन प्यारे बच्चों बी डी एल इक्वल टू आई म्यू नॉट या म्यू नॉट आई, प्यारे बच्चों ये हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया, और इसी के आपको 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग 100% ध्यान में रखिएगा और आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। चलिए आमीटर किसे कहते हैं, तो बाबू आमीटर क्या होता है, आमीटर एगो प्यारे बच्चों डिवाइस है जो धारा को मापता है, करंट को मापता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये आमीटर जो होता है करंट को मापता है, करंट को मेजर करता है। ठीक है, ये आपको क्लियर कर लेना है ना, तो इसलिए इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो सुनिएगा कि आमीटर क्या है, तो आमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है, अर्थात जिस यंत्र से विद्युत धारा मापा जाता है उसे हम लोग आमीटर कहते हैं। आमीटर को यहाँ पे विद्युत धारा मतलब आमीटर द्वारा विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह एक प्रकार का धारा मापी होता है। जब परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो संपूर्ण धारा इस आमीटर से होकर गुजरता है। जितना भी धारा होगा आमीटर से होकर गुजरेगा, जिससे विद्युत धारा का मापन ये कर देता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कर लेना है कि अगर पूछेगा कि आमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला जो टॉपिक आता है कि हमारा विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक के बीच अंतर लिखिए। तो विद्युत चुंबक क्या होता है तो विद्युत चुंबक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि विद्युत चुंबक हमारा नर्म लोहा से बना होता है, और विद्युत चुंबक जो होता है ना वो एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग ट्रांसफर उसको कर सकते हैं, उसका जगह हम लोग चेंज कर सकते हैं। जबकि अस्थायी चुंबक किससे बना होता है, तो बाबू स्टील से बना होता है ना, स्टील से बना होता है, और ये एक जगह पे अस्थायी होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो दो को तो ऐसे ही हम बता दिए। तो लिखिएगा कि प्यारे बच्चों की जो विद्युत चुंबक होता है ये प्यारे बच्चों अस्थायी होता है, यानी प्यारे बच्चों इसे एक जगह से दूसरे जगह कर सकते हैं। और ये प्यारे बच्चों किसका बना होता है, नर्म लोहा का बना होता है, दुग हो गया। और विद्युत चुंबक की दिशा परिवर्तित हो सकती है, इसकी दिशा जब प्यारे बच्चों इसका स्थान चेंज हो जाएगा तो दिशा भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे 3 हो गया। अब अस्थायी चुंबक क्या होता है, स्थायी चुंबक स्टील का बना होता है, और लिखना है कि प्यारे बच्चों इसकी प्रकृति क्या होती है, अस्थायी होती है, एक जगह वाली होती है, और इसकी दिशा परिवर्तित हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये अस्थायी होती है। तो आप इतना लिख दीजिएगा, नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की गैल्वेनोमीटर से आमीटर में बदला जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में हम कैसे बदलेंगे, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे बदलेंगे, तो बाबू समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ के गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदला जाता है। हालांकि प्यारे बच्चों सिंपल अगर बात करें आमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन बात किया जाए कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना, जिसे हम लोग शंट भी कहते हैं। ठीक है, और शंट के प्रयोग से माप सीमा क्षेत्र बढ़ जाती है, सुग्राह्यता घट जाती है, ये तो आपको पता है। और शंट के प्रयोग से क्या होती है, पूरी परिपथ की सुरक्षा भी होती है, ये भी आपको क्लियर कर लेना है। तो अगर आपसे पूछेगा आमीटर गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना है, तो आप क्या करेंगे कि आप करेंगे समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ के आप गैल्वेनोमीटर को आमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल सा लिख दीजिएगा कि गैल्वेनोमीटर को समानांतर क्रम में बाबू क्या निम्न प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाता है, जो शंट के रूप में जोड़कर आमापी के रूप में व्यवहार करता है। फिर एक नामक यंत्र से मिलाकर गैल्वेनोमीटर के स्केल को एम्पियर में आंशिक कर लिया जाता है। ये बाबू किताबी भाषा है, लेकिन हमारा भाषा आप लिखिएगा, ये तो किताबी भाषा है कि जब पूछा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना है, तो लिखिएगा कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में रूपांतरित करने के लिए हम लोग समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं, तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है आमीटर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल सा ऐसे लिख दीजिएगा, नंबर जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में आपको बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, वोल्ट मापी में, गैल्वेनो मापी को वोल्ट मापी में कैसे बदलेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछेगा आदर्श वोल्ट मीटर, तो आदर्श वोल्ट मीटर का आइडियल लग गया तो वो अनंत हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, ऐसे आपको पता है। तो आप क्या लिखिएगा, सिंपल सा हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है, तो कैसे करेंगे कि जब आप लोग लिखेगा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए हम लोग श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं, जिससे हमारा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे ही लिख दीजिएगा, नंबर आपको 100% की जरूर मिलेगा। और ये प्यारे बच्चों 11 टॉपिक हैं जो इस साल अगर पूछेगा ना तो इसी में से पूछेगा।
अब बचा है साइक्लोटोन। साइक्लोटोन 5 नंबर वाला क्वेश्चन है और 5 नंबर का क्लास अलग होगा, हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो साइक्लोटोन इसमें एक महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी शॉर्ट टाइप में, लॉन्ग टाइप में ये जरूर पूछा जाएगा, इसी में से 100% गारंटी है। तो आपको क्या बायो सेवर्ट का नियम पसंद आया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, बाएं हाथ का, एम्पियर का परिपथ नियम, सब चीज समझ में आ गया, तो आप लोग नोटबुक में फटाफट से अपने से लिखने का कोशिश कीजिए और इसकी बाबू प्रूफ कीजिए आप लोग फॉर्मूला को, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं, अगला क्लास 6:30 बजे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव कराएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम हार्ड ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। तो चलिए बायोलॉजी में मिलते हैं और आप लोग अपना ध्यान रखिए और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कीजिएगा 100%। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।